तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेंगे हिस्ट्री का जो हमारा मॉक चल रहा है उसका दूसरा पार्ट, जो कि है मॉक 002। तो अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सभी कंटेंट चैप्टर वाइज दिए हुए, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और भी जीके के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज दिए गए हैं। इसके साथ ही आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री मॉक टेस्ट 002 के ऊपर। तो यहाँ पे प्रश्न 101 दिया है, तो देखेंगे इसमें क्या पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय मतलब वैद्य जो थे प्राचीन भारत में, उनकी हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, एक है चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, फिर है चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट, और अंत में है चरक, वात्सायन और वाघभट्ट। तो प्राचीन भारत के जो 3 वैद्य थे उनके नाम है चरक, वात्सायन और वाघभट्ट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा, मतलब उसके गद्दी का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक है बिंबिसार, 2 है अशोक, 3 है बिंदुसार और 4 है विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके बाद उनका बेटा बिंदुसार उनकी गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 3 है अशोक और 4 है बिंदुसार। तो जो यूरोपियन थे जो यूनानी थे, उनको सबसे पहले अगर किसी ने भारत से बाहर निकाला तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पे अगर अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, 3 है प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन और 4 है निर्देशित लोकतंत्र। तो अशोक के बारे में सही युक्ति ये है कि उनका जो शासन था वो था केंद्रीकृत एकाधिपत्य, मतलब केंद्र आज के जैसा हमारा जो शासन है, आज से केंद्र की सत्ता ऊपर, फिर राज्य की सत्ता, फिर जो है ग्रामीण सत्ता, तो इसी तरह अशोक का भी शासन चलता था। तो अगला प्रश्न देखें। तो यहाँ पे पूछा गया है अशोक की प्रशासकीय नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है तीसरी बौद्ध परिषद, 2 है कलिंग युद्ध, 3 है उसका बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, या सिलोन को उसका मिशनरी भेजना। तो यहाँ पे जो अशोक के जीवन में एक प्रशासकीय परिवर्तन आया था वो था कलिंग युद्ध के बाद में आया था। अगला प्रश्न देखें। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है, मतलब मौर्य साम्राज्य का वो हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अजातशत्रु, 2 है बिंदुसार, 3 है चंद्रगुप्त मौर्य और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हम अगर ऑप्शन देखें तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ही मौर्य साम्राज्य के शासक थे। तो ऊपर जो अजातशत्रु दिया है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो अगर अगला प्रश्न देखें तो उसमें पूछा है
निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मौर्य, 2 है गुप्त, 3 है कुषाण और 4 है कण्व। तो प्राचीनतम जो शासन था, राजवंश था, वो था मौर्य साम्राज्य का। तो यहाँ पे मौर्य होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, 2 है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, 3 है गौतम बुद्ध, 4 है भगवान वर्धमान महावीर। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाने वाला जो राजा था वो था राजा अशोक। इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो इसमें पूछा गया है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतर को दर्ज किया? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 2, दूसरा ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 4, तीसरा ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 6 और चौथा ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 8। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है रॉक एडिक्ट 8। तो अगला प्रश्न देखें तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ भारतीय नहीं है, चीनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हेनसांग, 2 है मेगस्थनीज, 3 है स्टिंग और 4 है फाहियान। तो भारत पर सबसे पहले जो भारत दौरे पर आया था वो था चीनी यात्री हेनसांग। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ यूनानी राजपूत था, इसके लिए हमारे ऑप्शन है 1 कौटिल्य, 2 सेल्यूकस निकेटस, 3 मेगस्थनीज और 4 है जस्टिन। तो यहाँ पे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूरोपियन जो था पहला तो वो था मेगस्थनीज। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है इंडिका किसने लिखी थी, मतलब इंडिका के लेखक या कथाकार कौन थे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आइस्टिंग, 2 है मेगस्थनीज, 3 है फाहियान और ऑप्शन 4 है हेनसांग। तो इंडिका जो लिखी थी वो लिखी थी मेगस्थनीज ने। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ 1 है चंदालिका, 2 है चारुलता, 3 है गौतमी और 4 है करुवाकी। तो सबसे प्रभावित जिस पत्नी ने अशोक को किया था तो वो है करुवाकी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है विष्णुगुप्त, 2 है उपगुप्त, 3 है ब्रह्मगुप्त और 4 है बृहद्रथ। तो यहाँ पे अशोक जो सम्राट अशोक है उनको जो बौद्ध दीक्षा दी थी, जिसने बौद्ध धर्म को जिस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अशोक ने जिसे अपनाया था बौद्ध धर्म को, तो वो थे उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है समुद्रगुप्त, 2 है अशोक, 3 है चंद्रगुप्त और 4 है हर्षवर्धन। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में।
तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है नालंदा, 3 है विक्रमशिला और 4 है वैशाली। तो यहाँ पे जो चाणक्य जो था, जो अशोक का गुरु था, वो था तक्षशिला विद्यापीठ से संबंधित। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध का वर्ष हमें बताना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 261 बिफोर क्रिस्ट, 263 बिफोर क्रिस्ट, 232 बिफोर क्रिस्ट या 240 बिफोर क्रिस्ट। तो यहाँ पे जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 बिफोर क्रिस्त। तो यहाँ पे 261 होगा करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न देखें तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 स्तंभों पर उत्कीर्ण राजादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश, इनमें से कोई नहीं, या खुदाई। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो है शिलालेखों के उत्कीर्ण में 13वां राज्य आदेश जो है ये सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखें तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है उज्जैन, 2 है वल्लभी, 3 है नालंदा और 4 है तक्षशिला। तो मौर्य शासन काल में तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रभावी केंद्र था। अगला प्रश्न देखें तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो अशोक ने जो शिलालेख बनवाए थे उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 1 है अर्धमागधी, 2 है सुरसेनी, 3 है मगधी और 4 है अंगिका। तो अशोक ने जिस भाषा का उपयोग किया था वो थी अर्धमगधी। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है घनानंद, 2 है कौटिल्य, 3 है बिंबिसार और 4 है पुष्यमित्र। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो थे कौटिल्य, या जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया। तो यहाँ पे 1 है 1810 हैरी स्मिथ, 2 है 1787 जॉन टावर, 3 है 1825 चार्ल्स मेटकाफ और 4 है 1837 जेम्स प्रिंसिप। तो पहली बार जो अशोक के लिखे शिलालेखों का जो सही अर्थ किसी ने बताया है तो वो था 1787 में जॉन टावर ने। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है धर्मशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है न्यायशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र और चौथा ऑप्शन है नीतिशास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अर्थशास्त्र में जो है राजतंत्र के बारे में सभी विवेचन उपलब्ध है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध धर्म परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। मतलब किसके काल में तीसरी बौद्ध महासंगीत या बौद्ध धम्म परिषद आयोजित हुई थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कनिष्क, 2 है अशोक, 3 है महाकश्यप उपाली और 4 है सबकर्णी। तो यहाँ पे तीसरी जो बौद्ध धम्म परिषद आयोजित हुई थी वो हुई थी सम्राट अशोक के काल में।
तो अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें पूछा गया है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्वर्णगिरी, 2 है तक्षशिला, 3 है उज्जैन और 4 है तौशाली। तो उज्जैन में विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार ने सम्राट अशोक को भेजा था और अशोक राजा बनने से पहले वो उज्जैन का ही राज्यपाल था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा है शुंग, 3 है नंद और 4 है कण्व। तो मौर्य वंश के बाद अगला जो राजवंश उदय में आया वो था शुंग। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 है कनिष्क, दूसरा है विक्रमादित्य, 3 है समुद्रगुप्त और 4 है अशोक। तो कनिष्क के काल में शक संवत जो प्रथा है वो प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे पूछा है अगला प्रश्न मिलिंद पन्नो क्या है। तो मिलिंद पन्नो के लिए ऑप्शन दिए हैं, एक है बौद्ध स्थल, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध का एक नाम, तीसरा ऑप्शन है कला का बौद्ध नाम और चौथा है बौद्ध पाठ। तो यहाँ पे ऑप्शन जो चौथा है बौद्ध पाठ, जो बौद्ध पाठ है मिलिंद पन्नो का। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसमें पूछा है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कनिष्क, 2 है अशोक, 3 है हर्ष और 4 है फाहियान। तो सिल्क मार्ग जिसने बनवाया था वो राजा था राजा कनिष्क। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, दूसरा है नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, तीसरा है अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट और चौथा है कालिदास कंबन वसुमित्र। तो यहाँ पे कनिष्क के जो समकालीन थे वो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा है भारतीय रंगमंच में यवानिका मतलब जो पर्दा गिराना प्रारंभ हुआ, इसका जो शुरुआत या शुभारंभ किसने किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 है शकों ने, ऑप्शन दूसरा है पार्थियों ने, यूनानियों ने या कुशानों ने। तो पर्दा गिराने की जो प्रथा थी रंगमंच पे वो शुरू की थी कुशानों के राजाओं ने। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक मतलब दूसरा अशोक कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, 3 है कनिष्क और 4 है हर्षवर्धन। तो यहाँ पे दूसरा अशोक नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति है कनिष्क। तो अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा है चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, मतलब चरक जो था किसका राज्य वैद्य था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हर्ष, 2 है चंद्रगुप्त मौर्य, 3 है अशोक, 4 है कनिष्क। तो यहाँ पे जो चरक था वो जो राज्य वैद्य था वो था कनिष्क राजा का वो राज्य वैद्य था। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गुप्त काल में, दूसरा है मौर्य काल में, तीसरा है सातवाहन के काल में और चौथा है कुषाण काल में। तो गांधार शैली जो विकसित हुई थी वो थी कुषाण राजाओं के
काल में। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो पिछला ही प्रश्न हमने देखा कि कुषाण काल में जो कला विकसित हुई थी वो थी गांधार कला। तो अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 1 है ऑप्शन एलोरा, 2 है गांधार, 3 है कलिंग और 4 है बौद्ध कला। तो यहाँ पे गांधार कला को जो गांधार में जो है वो यूनानी और रोमन कला को स्थान प्राप्त हुआ था। तो अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 108 ईस्वी सन पूर्व, 2 है 78 ईस्वी सन पूर्व ईस्वी सन में 108 ईस्वी सन, दूसरा है 78 ईस्वी सन, तीसरा है 58 ईस्वी सन या चौथा है 128 ईस्वी सन में। तो कनिष्क जो सत्तारूढ़ हुए थे, सत्ता सिंहासन पर बैठे थे, वो काल था ईस्वी सन का साल 78। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो इसमें एक ऑप्शन है कदफिसिस ने 58 ईस्वी सन पूर्व में, दूसरा है रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी सन में, तीसरा है विक्रमादित्य ने ईस्वी सन पूर्व 58 में और चौथा है कनिष्क ने 78 में। तो यहाँ पे जो पूछा है शक संवत जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था कनिष्क के काल में ईस्वी सन के 78 में। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था इसके लिए हमारे पास ऑप्शन 1 है धर्म, 2 है कला, 3 है साहित्य और 4 है वास्तुकला। तो यहाँ पे जो कला में जो है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पुरुषपुर, 2 है बनारस, 3 है इलाहाबाद और 4 है सारनाथ। तो यहाँ पुरुषपुर की जो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मथुरा, 2 है बम्बई संग्रहालय, 3 है मद्रास और 4 है दिल्ली। तो मथुरा के संग्रहालय में जो कुषाण की मूर्तियां हैं उनका संग्रह अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 2, दूसरा है 0, 3 है 1 और 4 है 3। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो सम्राटों के नाम रखे गए हैं वो सम्राट है 2 सम्राटों के नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम में रखे गए हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कुजाला, 2 है वीमा, 3 है कनिष्क और 4 कड़फिसेस। तो इसमें जो है कनिष्क ने ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा। मतलब आज जो पेपर हम यूज करते हैं उसे यह किसकी खोज थी।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चीनियों ने, दूसरा है रोमनों ने, तीसरा है ग्रीकों ने और चौथा है मंगोलों ने। तो जो पेपर की खोज की थी वो खोज हुई थी चीनियों द्वारा ईसा की 2री शताब्दी में। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पटना, 2 है पाटलिपुत्र, 3 है पेशावर और 4 है पंजाब। तो पेशावर का दूसरा नाम है पोरसपुर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो यहाँ पे एक है ऑप्शन भारत इस्लाम शैली, 2 है भारत फारस शैली, 3 है भारत चीन शैली और 4 है भारत ग्रीक शैली। तो गांधार कला जो विकसित हुई थी वो विकसित हुई थी भारत और ग्रीक मिश्रण शैली से ये गांधार कला विकसित हुई थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे है कला की गांधार शैली किसके शासन के काल में पनपी थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कनिष्क, 2 है हर्ष, 3 है अशोक और 4 है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे जो है कनिष्क के ही काल में कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है भारतीय और यूनानियों की कला को अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला की शैली को जो नाम दिया गया है वो क्या है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो एक है शिखर, दूसरा ऑप्शन है वर्ण, तीसरा ऑप्शन है नगन और चौथा है गांधार। तो ये है जो ऑप्शन गांधार है, इसी को भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मानित करने वाली कला बताया गया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है विक्रम काल, 2 है कली काल, 3 है शक काल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शक काल के आधार पर ही है जो भी भारत का आज का राष्ट्रीय पंचांग है वो बना है। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे। यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, एक है नागार्जुन और अश्वघोष, 2 है वसुमित्र और अश्वघोष, 3 है चरक और सुश्रुत और 4 है अश्वघोष और कालिदास। तो यहाँ पे कनिष्क के जो दरबारी थे वो थे नागार्जुन और अश्वघोष। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन रहकर काम किया था, मतलब किसके साथ काम किया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नंदों के अधीन, दूसरा ऑप्शन है मौर्यों के अधीन, तीसरा ऑप्शन है चोलों के अधीन और चौथा ऑप्शन है चेरों के अधीन। तो सातवाहनों ने जो सबसे पहले जो किसी के साथ या किसी के नीचे रहकर जो काम किया था वो थे मौर्य शासक। मौर्य शासकों के नीचे ही सातवाहन राजाओं ने काम किया था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है श्री सतकर्णी, 2 है गौतमी पुत्र शतकर्णी, 3 है वरिष्ठ पुत्र पुलुमावी और 4 है यज्ञश्री शातकर्णी। तो सातवाहन राजाओं में जो सबसे महान राजा जिसे माना जाता है वो है गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है आज़ाद शत्रु, बिंदुसार, खारवेल और
म्यूरशर्मन। तो कलिंग का जो शासक महानतम शासक था वो था खारवेल। तो अगला प्रश्न देखें, तो राजा खारवेल किसके चेदी के महानतम शासक थे? तो ये सिर्फ प्रश्न यहाँ पे उल्टा दिया गया है। तो यहाँ पे जो कलिंग का था, कलिंग नामक स्थान का वो महानतम शासक था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है तक्षशिला, 2 है नालंदा, 3 है उज्जैन और 4 है विक्रमशिला। तो विद्या की सबसे पुरानी जो पीठ है जो मौर्य काल में अस्तित्व में थी तो वो है तक्षशिला विद्यापीठ। अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सातवाहन, 2 है मौर्य, 3 है गुप्त और 4 है चौल। तो यहाँ जो सातवाहन राजा बने थे, इन्हीं ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई गई, सोने की मुद्राएं, वो किसने चलाई? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कुषाण राजा, दूसरे है यूनानी, तीसरे है शक और चौथा है पार्थियन। तो सबसे पहले जो भारत में सोने की मुद्रा चलाई थी वो था कुषाण राजा। कुषाण राजा के काल में ही भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा चलाई गई थी। तो अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो पहले हमने देखा कि कुषाण राजा था और कुषाण राजाओं में भी अब हमें उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे 1 है कुषाण, 2 है तातार, 3 है मुगल और 4 है आर्य। तो यहाँ पे हमने पहले ही प्रश्न में देखा है कि कुषाण जो राजा थे उन्होंने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? जो तक्षशिला प्रसिद्ध विद्यापीठ या शिक्षा का केंद्र बना था उसका कारण क्या था? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राचीन वैदिक कला, 2 है मौर्यकालीन कला, 3 है गांधार कला और 4 है गुप्त कला। तो तक्षशिला का प्रसिद्ध होने का, जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध होने का कारण था, तो वो ये था कि प्राचीन वैद्यकीय कला जो थी इस तक्षशिला विद्यापीठ में देन थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, तो भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में भी जो भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनी थी वो किस लिए बनाई गई थी? एक थी श्रमिक गतिहीनता, 2 श्रम की गरिमा को मान्यता देने, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक उत्थान और चौथा है व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो भारत में वर्ण व्यवस्था को जो विभाजित किया था वो था व्यवसाय श्रम विभाजन करने के लिए। तो अगला प्रश्न देखें, तो इसमें पूछा गया है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मतलब जो गुप्त राजवंश की नींव जिसने रखी या संस्थापक जिसे हम कहे वो कौन था? तो यहाँ पे पूछा ऑप्शन दिए गए हैं श्रीगुप्त, 2 है चंद्रगुप्त प्रथम, 3 है घटोत्कच और 4 है कुमारगुप्त प्रथम। तो गुप्त राजवंश के जो संस्थापक या प्रथम शासक जिसे हम कहे तो वो थे श्रीगुप्त। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था ये बताना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कला एवं स्थापत्य, 2 है साम्राज्यवाद, 3 है राजस्व एवं भूमि सुधार और 4 है साहित्यिक कार्यों का
साहित्यिक कार्यों को संरक्षण देने वाला राजवंश। तो यहाँ पे जो गुप्त काल में जो सबसे प्रसिद्ध था उसमें थी कला एवं साहित्य। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, मतलब संस्थापक। वही प्रश्न दोबारा आ गया है, गुप्त युग का प्रवर्तक जो था वो था श्रीगुप्त। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है महारौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो महारौली का जो लोह स्तंभ है, जो जिसको अभी तक लोहे का होने के बावजूद भी जिसको अभी तक जंग नहीं लगा है, वो स्तंभ जो है किसके काल में बना था ये बताना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गुप्त, दूसरा है सातवाहन, 3 है मौर्य और 4 है कुषाण। तो जो जंग रहित लोह स्तंभ जो बना है वो बना है गुप्त राजवंश के काल में। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वह कौन था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो यहाँ पे विक्रमादित्य की जो पदवी धारण की थी जो गुप्त राजवंश से संबंधित था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। तो यही हमारा पिछला प्रश्न जो था कि विक्रमादित्य की पदवी जिसने धारण की थी वो राजा कौन था, और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, यही उल्टा दिया है यहाँ पे। तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने के लिए रोका था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, 3 है स्कंदगुप्त और 4 है चंद्रगुप्त। तो हुनों को अगर भारत पर आक्रमण करने से जिस राजा ने रोका था तो वो थे स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, मतलब जो भी चांदी के सिक्के मुद्राएं चलन में थी उन्हें क्या कहते थे। एक ऑप्शन है दिनार, दूसरा ऑप्शन है रुपयक, तीसरा है शतमान और चौथा ऑप्शन है करशोपन। तो यहाँ पे जो चांदी के सिक्के मुद्राएं चलती थी उस काल में तो उसे कहते थे रुपयक। तो अगला प्रश्न देखें तो हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है हर्षवर्धन। हरिसेन जो था जो राजकवि था वो था समुद्रगुप्त के काल में। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, दूसरा है स्कंदगुप्त को, तीसरा है कुमारगुप्त को और चौथा है समुद्रगुप्त को। तो लिच्छवी दोहित्र कहने जिसे कहते थे वो राजा या सम्राट था समुद्रगुप्त। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। मतलब भारत से रोमन में चलने वाला व्यापार किस आक्रमण के बाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अरबों द्वारा, 2 है हनहेरियाइयों द्वारा, 3 है हुनों द्वारा और 4 है तुर्कों द्वारा। जो हुनों द्वारा हो जो आक्रमण भारत पे हुआ इसी के साथ भारत और रोम जो देश है इसमें चलने वाला व्यापार खत्म हो गया था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से किसने
या किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो एक यहाँ पे ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है नंदो, तीसरा है गुप्तो या चौथा है चोलो। तो संगीत के प्रति जो प्रेम दर्शाते थे वो थे गुप्त राजा, इसलिए उन्होंने अपने मुद्राओं पर बीना बजाती हुई कुछ तस्वीरें मुद्रित की थी। तो यहाँ पे अगर अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक है स्कंदगुप्त को, दूसरा है चंद्रगुप्त को, तीसरा है ब्रह्मगुप्त को और चौथा है समुद्रगुप्त को। तो जिस राजा को भारत का नेपोलियन कहा गया अपनी युद्धों के लिए जो जीते थे वो थे समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो एक ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा है राजपूत काल, तीसरा है चोल काल और चौथा है गुप्त काल। तो गुप्त काल में भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो भी गुप्त राजवंश का काल था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन एक है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा है तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा है लोहा। तो सबसे ज़्यादा जिस धातु के सिक्के गुप्त काल में बने थे वो थे सोने के सिक्के। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 319 ईस्वी सन में, दूसरा है 600 ईस्वी सन में, तीसरा है 78 ईस्वी सन में और चौथा है 57 ईस्वी सन पूर्व में। तो यहाँ हमने पहले ये प्रश्न देखा था तो यहाँ पे 78 ईस्वी सन में कनिष्क के काल में शक संवत की जो प्रथा है वो आरंभ हुई थी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है हर्ष। तो कालिदास जो राजकवि थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए तो इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। तो एक ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इलाहाबाद की जो शिलालेख है उसकी जिस राजा की उसमें उपलब्धियां मिलती है वो है समुद्रगुप्त। तो अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है गुप्त शासन के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणित तज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान महान खगोल शास्त्री व गणित तज्ञ जो व्यक्ति था इसके लिए हमारे पास ऑप्शन एक दिया है भानुगुप्त, दूसरा दिया है वानभट्ट, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है वराह मिहिर। तो यहाँ पे गुप्त शासन के दौरान जो खगोलीय और गणित तज्ञ व्यक्ति था वो था आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की भी खोज की थी। तो अगला प्रश्न देखिए तो फाहियान किसके शासन के दौरान भारत आया था। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है रामगुप्त और चौथा है कुमारगुप्त। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान भारत में आया था।
तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है धम्मपद, दूसरा है वेद, तीसरा है मेघदूतम और चौथा है दीर्घ निकाय। तो यहाँ पे जो रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है वो है मेघदूतम। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी। मतलब गुप्त शासन के काल में उनकी भाषा जो प्रचलित भाषा थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है हिंदी और चौथा है संस्कृत। तो यहाँ पे जो संस्कृत भाषा थी वो गुप्त काल के दौरान दरबारी भाषा या राज्य भाषा के रूप में प्रचलित थी। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक या वैद्य नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सुश्रुत, दूसरा है चरक, तीसरा है चरवाक और चौथा है धन्वंतरी। तो यहाँ पे जो चरवाक है वो वैद्य या चिकित्सक नहीं था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। मतलब किस दरबार राजा के जो है धन्वंतरी राजकीय वैद्य थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है अशोक, तीसरा है कनिष्क और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी जो थे, जो राजकीय वैद्य थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है शून्य की खोज किसने की थी। तो पहले ही हमने बता दिया था, फिर भी यहाँ पे एक ऑप्शन है वराह मिहिर, दूसरा है भास्कर, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है वराह मिहिर क्या है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन या चौथा ऑप्शन है एक प्राचीन खगोलतज्ञ। तो वराह मिहिर जो था एक प्राचीन खगोलज्ञ था। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। तो यहाँ पे एक है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा है जातक, चौथा है पंचतंत्र। तो अजंता की जो चित्रकारी है उसमें जो निरूपित हुआ है वो है जातक कथा, जो कि है बौद्धों के बारे में। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके संबंध में है। तो यहाँ पे एक है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है वैष्णव मत और चौथा है शैव मत। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता की चित्रकारी है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है महापाषाण युग 500 ईस्वी सन पूर्व से 100 ईस्वी सन तक हमें दक्षिण भारत के इस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसके लिए ऑप्शन एक है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें, दूसरा है पत्थर से बने अन्न, तीसरा है पत्थर से बने औजार और उपकरण और चौथा है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो महापाषाण काल जो है 500 ईस्वी सन पूर्व से 100 ईस्वी सन जो दक्षिण भारत से परिचित कराता है, या जब महापाषाण काल में जो भी बड़े पत्थर और उनसे घेरी गई समाधियाँ या कब्रें थी वो थी महापाषाण काल युग से संबंधित।
तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है संगम युग का संबंध किस इतिहास से है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बनारस, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है खजुराहो। तो तमिलनाडु से संबंधित जो संगम युग का जो संबंध है वो संगम युग से है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पूछा गया है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र जो था वो हमें बताना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मदुरै, दूसरा है अरिकमेडु, तीसरा है पंपुहर और चौथा है मुरिसी। तो अरिकमेडु जो था संगम काल का व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया। तो एक ऑप्शन है एलोरा, दूसरा है करिकाल, तीसरा है शेनगुट वन और चौथा है नेदर जेलई आलम। कन्नगी का जो मंदिर है उसका निर्माण करने वाला चेर राजा था वो था शेनगुट वन। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कांची, दूसरा है मदुरै, तीसरा है कावेरी पट्टनम और चौथा है तिरुचि। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी मदुरै। तो अगला प्रश्न चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था। तो चालुक्य का जो साम्राज्य बना था इसके लिए एक ऑप्शन है सुदूर दक्षिण में, दूसरा है मालवा में, तीसरा है दक्षिण में और चौथा है गुजरात में। तो यहाँ पे चालुक्य राजाओं का जो शासन बना था वो था दक्षिण में। तो अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है पुहार नगर की नींव किस चालुक्य राजा ने रखी थी। तो पुहार नगर की नींव रखने वाला राजा हमें यह बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक है राजेंद्र चोल, एल्लारा, शेनगुट वन या करिकाल। तो पुहार जो नगर की नींव जिस राजा ने रखी थी वो राजा था करिकाल। तो अगला प्रश्न यहाँ पे एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक ऑप्शन है केवल बौद्धों का, दूसरा है बौद्धों और जैनों का, तीसरा है हिंदू और जैनों का और चौथा है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों का। तो एलोरा में जो गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर है वो तीनों धर्म हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा है चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है विजयालय, दूसरा है आदित्य प्रथम, तीसरा है कुलोत्तुंग प्रथम और चौथा है कुलोत्तुंग द्वितीय। तो चोलेश्वर नामक जो मंदिर था उसका निर्माण कराया था विजयालय ने। अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे पूछा है गंगा के उत्तर से दक्षिण जो गंगा का प्रवाह या गंगा जिस तरह वहाँ बहती थी वो थी उत्तर से दक्षिण जो उसका प्रवाह बदला था वो चोल राजा कौन था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है राजा चोल, दूसरा है महेंद्र, तीसरा है राजेंद्र चोल और चौथा है परांकत। तो जिस राजा ने गंगा का जो रुख बदला था, प्रवाह बदला था वो था राजेंद्र चोल जो चोल राजवंश का राजा था। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है चोल राजा राजेंद्र में ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। तो एक है त्याग समुद्र, दूसरा है गंगे कोंड, तीसरा है मुदी कोंडा और चौथा है पंडित चोल। तो यहाँ पे जो है त्याग समुद्र जो पदवी है वो
चोल राजा राजेंद्र ने धारण नहीं की थी। तो अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे पूछा गया है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाने वाला जो राजवंश या राजा था, एक था वाकाटक, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य, तीन है पल्लव और चौथा है सातवाहन। तो यहाँ पे राजवंश दिए हैं, तो यहाँ चालुक्य राजवंश ने जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण करवाया था।